गरीब बहू की भिंडी फ्राई रोटी। माधोपुर गांव में गरीब बहू सोनम सुबह सुबह अपनी भिंडी रोटी का ठेला लगाकर सभी ग्राहकों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। आइए आइए, स्वादिष्ट भिंडी रोटी खाइए, आइए आइए, बिल्कुल घर जैसा खाना, पेट को मुश्किल नहीं होगा पचाना। सोनम ऐसी भिंडी और रोटी गांव के बाजार में बेचा करती थी, लेकिन जहां आजकल तरह तरह के खाने का जमाना है, वहीं उसकी सादी सी भिंडी रोटी कौन ही खाने आता। इसीलिए उसकी बिक्री कम ही हुआ करती थी। फिर शाम को थकी हारी जब वो घर आती तो उसकी जेठानी रोहिणी उससे कहती, ला जरा मेरे हाथ में पैसे तो रख दे, कितने रुपए कमा कर लाई आज। भाभी आज तो 2 ही प्लेट भिंडी रोटी बिकी है, जिसके ये 60 रुपए मिले हैं, ये लीजिए। क्या बस? अरे जब तेरे बस की बात नहीं है रोटी भिंडी बेचना, तो क्यों तू ठेला लेकर निकल पड़ती है? कुछ और काम क्यों नहीं पकड़ लेती? भाभी इस काम को करने की आदत है मुझे, इसलिए अब मैं अपना काम नहीं बदलना चाहती। उम्मीद है कि कल कुछ अच्छी कमाई हो जाए। हर बार तू यही कहती है, यही बात तो मैं तेरी पिछले कई महीनों से सुन रही हूँ। इससे अच्छा तो तुम अपने पति की तरह शहर में ही चली जा और वहीं जाकर काम कर ले, कुछ पैसे तो कमा कर लाएगी। आप तो जानती हैं भाभी, शहर में कितने खर्चे हैं, और वो खुद तो 5 आदमियों के साथ एक किराए का कमरा लेकर रहते हैं। छोटी भाभी ठीक कह रही है बड़ी भाभी जी। तू चुप कर, बड़ी आई मुझे लेक्चर देने। अगर आज मेरा पति जिंदा होता ना, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी तुम लोगों से घर खर्च मांगने की। जेठानी जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? और आप तो जानती हो जेठानी जी की बाबूजी की तबीयत भी खराब रहती है, और मेघा और आप अकेली हो। ऐसे में मैं आप दोनों की जिम्मेदारी छोड़कर शहर कैसे जा सकती हूँ? ये सब तो बहाना है, तुम ये सब इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम्हारे शरीर को जरा भी कष्ट ना आ जाए। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। रहने दो, मैं सब समझती हूँ। जा, आप दोपहर का थोड़ा सा खाना बचा है, चुपचाप वही खाकर सो जा। कौन सा तुम मेरे हाथों में नोटों की गड्डी थमा रही हो जो मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाऊं? ये बोलकर रोहिणी दोपहर का बासी खाना ही उसे दे देती है। वो उस खाने को देखकर अपने आप से कहती है, पूरा दिन मेहनत करने के बाद ये बासी खाना खाने को मिला। कैसी नरक जिंदगी है मेरी। क्यों ना मैं अपनी भिंडी रोटी खा लूं जो आज ठेले पर बच गई है। अब वो अपनी बची हुई भिंडी रोटी खाती है। इतना बढ़िया खाना मैंने बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ये सब छोड़कर वो जंक फूड खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सोनम का काम अच्छा नहीं चल रहा था। उसका पति मोहन भी शहर गया था मजदूरी करने, जहाँ से वो थोड़े बहुत पैसे भिजवा देता था, जिससे घर का राशन पानी चल जाता था। सोनम के जेठ का 4 साल पहले देहांत हो गया था। उसकी जेठानी भले ही विधवा थी, लेकिन घर की कमान अपने हाथों में रखती थी। रोहिणी अपनी कुमारी ननद मेघा से घर के काम करवाती और सोनम से बाहर का। लेकिन फिर एक रोज वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात रोहिणी अपने सारे जेवर और घर का कीमती सामान लेकर गांव के अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है, और सुबह उसका बीमार ससुर ये खबर सुनकर काफी दुखी हो जाता है। बड़ी बहू तो नागिन निकली, नाक कटवा दी सारे गांव में हमारी। बाजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब हम सब कुछ खो देते हैं ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मेघा, तुम बाबूजी का ध्यान रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। ये कहकर सोनम ठेला लेकर काम पर निकल गई और गांव के बाजार में जाकर आवाज लगाती है, भिंडी ले लो भिंडी, और साथ में फूली फूली रोटी। जैसी रोटी ऐसी भिंडी आपको किसी ने कभी भी परोसी नहीं होगी। सोनम अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आने देती कि उसके परिवार में इन दिनों क्या उथल पुथल चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन उसका काम अभी भी नहीं चल रहा था। सुबह से शाम होने को आई थी और फिर सोनम ने खुद से कहा, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मेरा काम चलने लग जाए। सोनम, आज कोई ना कोई तरकीब लगा, कुछ पैसे तो लेकर जाने पड़ेंगे। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी भिंडी को मसाला लगाकर उसे तेल में डीप फ्राई कर लेती है, जिससे वो दिखने में लाजवाब लगती है। और अब सोनम खुद ही अपने लिए थाली में भिंडी और रोटी परोसती है और ठेले पर ही खड़े होकर खाने लगती है और जोर जोर से कहने लगी, अरे वाह, क्या बात है, क्या फूली फूली रोटी है, और ये भिंडी फ्राई। उस बार के चाउमीन डोसा बर्गर खाकर तो मेरा जी उब गया था, ये भिंडी फ्राई और रोटी खाकर तो मजा ही आ गया। ये सुनकर उसके ठेले पर 2 ग्राहक आते हैं और कहने लगते हैं, अरे क्या बात है, अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हो। ऐसा भी क्या है तुम्हारी भिंडी फ्राई रोटी में जो घर पर नहीं बन सकता? इतनी भी कुछ खास नहीं होगी जो खुद की गुणगान गा रही हो। हमें भी जरा चखा दो भिंडी फ्राई रोटी। 1 मिनट ठहर जाइए और मेरी भिंडी फ्राई रोटी का स्वाद पाइए। अब उसमें एक नई उमंग दौड़ जाती है। वो ठेले पर जोर जोर से चिल्लाते हुए रखी हुई भिंडी को फ्राई करती है और उसमें मसाला लगाकर रोटी चढ़ाकर जोर से चिल्लाती है,
देखो देखो, ये चढ़ाई कढ़ाई, ये लगाया भिंडी को मसाला और कर दिया फ्राई, और स्वाद हो गया लाजवाब। ग्राहकों का अच्छा मनोरंजन हो रहा था और जोर जोर से चिल्लाने से 2-4 और लोगों की भीड़ उसके पास जमा हो जाती है। तभी वो फूली फूली रोटियों को बनाते हुए कहती है, ये चढ़ा दी रोटी, हाय कितनी क्यूटी हो गई है, गोल गोल बात है इसकी अनोखी। सोनम की फूली फूली रोटियों और फ्राई भिंडी को देखकर सब लोग ललचाने लगते हैं। फिर भिंडी फ्राई रोटी के साथ में वो प्याज के साथ हरी चटनी रखकर सबको परोसती है। उसका स्वाद चखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या भिंडी फ्राई और रोटी बनाई है। सच बताऊं तो मैं भी बाहर का चटपटा खाकर उब गई थी। कई बार मैंने तुम्हारा ठेला देखा, लेकिन तुम्हारे ठेले पर मक्खी तक नहीं भिनभिनाती थी। आज इतनी भीड़ लगी देखी तो सोचा मैंने कि जरा मैं भी आ जाऊं, लेकिन आज पता चला ये हेल्दी होने के साथ साथ कितनी लाजवाब भी है। बहन एक काम करो, मैं अकेला रहता हूँ और मुझे रोज खाना चाहिए होता है, तो मेरे लिए रोज भिंडी फ्राई रोटी बांध दिया करो। मैं फैक्ट्री से घर जाते हुए ले जाया करूँगा। हाँ, मेरे लिए भी ऐसे खाना बांध दिया करो। ठीक है भाई साहब। इसके बाद शाम तक उसकी सारी भिंडी रोटी बिक जाती है। जैसे जेठानी हुई उसके लिए अपशगुन थी। जब से उसकी जेठानी गई थी तब से उसका काम बहुत बढ़ गया था। वो घर आई तो उसकी ननद मेघा ने कहा, क्या बात है भाभी, आज आपके चेहरे की रौनक अलग ही नजर आ रही है। मेघा बाऊजी, जब किसी का काम कई दिनों तक नहीं चलता और अचानक चलने लगे तो खुशी होती है। मैं भूल गई थी कि आजकल लोगों को भूख से ज्यादा मनोरंजन चाहिए। अब देखना कैसे हमारी गरीबी दूर होती है। जीती रहे बहू, बस तेरा काम ऐसे ही चलता रहे तो कुछ महीनों के बाद हम मेघा की शादी भी करा देंगे। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऊपर वाला सब कर देगा। सोनम अब ऐसे ही पैसे कमाने लगी। सोनम के सामने के ठेले पर मनीष नाम का एक लड़का छोले चावल बेचा करता था, जो कि बड़ा ही नेकदिल था। मनीष सोनम को मेघा के लिए पसंद आ जाता है। फिर एक रोज वो इस बारे में मनीष से बात करती है और मनीष को मेघा की तस्वीर दिखाती है। वो उसे देखते ही पसंद आ जाती है। फिर एक रोज सोनम का पति भी शहर से लौट आता है और अब दोनों मिलकर मेघा की शादी करवा देते हैं। सोनम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, ये तो हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अब सोनम का ठेला खूब अच्छा चलता था, जिससे वो अच्छे पैसे कमाती थी। अब उसका पति भी गांव में रहकर उसके काम में मदद करता। नागपुर शहर में आशा देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी बहू का नाम निधि था। आशा देवी स्वभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वजह से उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी। उनकी मर्जी के बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से, ओफो, अब आज क्या बनाऊं खाने में? निधि, एक काम कर, सासू माँ से पूछ कर आ डिनर में क्या बनाए। निधि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ माँ जी से, मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास के डर के मारे निधि उनके सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाती थी, जिस वजह से सुमन को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे बचती फिरती हो मानो अकेले तुम्ही को उनसे डर लगता हो। खैर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के रिमझिम भरे सुहाने मौसम को देखकर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी दुविधा में खोए हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुंचती है और डरते हुए अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है तुम लोगों के लिए। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और दालों से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं? अच्छा एक काम करना, तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी और यहाँ तक कि आज दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए हैं। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे दाल है पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज यूं दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बड़ी महारानी, अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ निकालो अपनी जेबों से पैसे और थमाओ मेरे हाथ में। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है।
अपनी सास की बातें सुनकर सुमन का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है जेठानी जी? होना क्या है, हमेशा दाल चावल ही खाओ। दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह मिक्स दाल। ये दाल खा खाकर तो जिंदगी ही दाल बनकर फैल गई है। ये बात सुनकर निधि को बहुत हंसी आती है और वो चुपचाप एक तरफ चूल्हे पर दाल और एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल। ये दाल खा खा कर ना मैं तो पक गया हूँ। यार, घर में कुछ और सब्जी नहीं है क्या, जो हर वक्त बस दाल चावल ही खाने को मिलता है? सच में निधि, ऑफिस में रोज दाल लेकर जाता हूँ ना, तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चढ़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हमसे कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सब्जी बना दिया करेगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सुमन और निधि सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें कोई सब्जी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है। सामने बिरजू भैया की दुकान में सब्जी भी मिलती है, आप प्लीज जाकर ले आइए ना। मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है। दोनों भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं और वो मुआ बिरजू का बच्चा 1 रुपया तक कम करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हूँ, दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे। अरे, सरकार से जो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं उसको ही खाया करो। पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर सुमन और निधि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आलोक और नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्जी। एक रोज नितिन अपनी माँ से, माँ, क्या है ये सब? दाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं। अरे, जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जियां क्यों नहीं लाती? बड़े नखरे चढ़ गए हैं दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे, बचत करना सीखो, बचत, नहीं तो एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका असर ये हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे। रोज बाहर का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी सुमन भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हे राम, ये आखिर क्या हो रहा है? सुमन बहू उठो, इससे क्या हो गया? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माँ जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और आपकी बहू लगता है ये सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैंने इनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं, खाने में सब्जियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सांस की। आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरी आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगी और दाल चावल अब हफ्ते में 2 बार ही बनते थे। अब सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खाकर बहुत खुश थे।